अदम्य शौर्य, अदम्य साहस, धैर्यशीलता की कांटी और पराक्रम, ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स यदि एक धागे में बोए जाए तो उसका नाम है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी दुनिया की ताकतवर आर्मी में से एक है। हमारी जो परंपरा है इंडियन आर्मी की, ये परंपरा बेहतरीन है और सभी के लिए प्रेरणादायी है। कहा जाता है जो अपने देश के लिए काम में आ जाता है उसका जीवन सफल होता है। इंडियन आर्मी की जो परंपरा है बहादुरों की परंपरा है और इन बहादुरों की परंपरा में हम लोगों को कहा जाता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अवर इंडियन आर्मी, अवर आर्म फोर्सेस, and second line of defense we all are NCC cadets or we all are NCC members। हेतु यह था कि जब कभी भी हमारे देश के ऊपर संकट आएगा उस समय हमारे छात्र सैनिकों के मदद के लिए आएंगे और उसी हेतु से, उसी उद्देश्य से नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई कि आज का दिन हमारे इंडियन आर्मी के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए गौरवशाली है। क्यों? क्योंकि इस दिन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा जी को, जो बेहतरीन इंडियन आर्मी के अधिकारी थे, उनके हाथों में भारतीय स्थल सेना की कमान सौंपी गई थी। एंड टू ऑनर हिम, टू ऑनर इंडियन आर्मी, to honor Indian people, we are celebrating this day as National Army Day। दोस्तों, देश को कहा जाता है, देश के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देश ये सिर्फ माटी का टुकड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी ये बहुत फेमस कवि है, वो कहते हैं भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। ये जो प्रेरणा है, ये प्रेरणा भारतीय सैनिक के अंदर घुट घुट के बसी हुई रहती है। जिस दिन मैं सैनिक हूं ये बात उसके मन में आ जाती है, उसके मन में कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई प्रांत नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती। उसका सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो होता है देश धर्म। आर्मी में सिखाया जाता है कि सीमा को दुश्मन से रक्षण करना, देश के लिए अपने अंत समय तक, लास्ट मोमेंट तक हमने देश की सेवा करनी है। 1947 को जब भारत और पाकिस्तान दो भाग हुए, पाकिस्तान ऐसा राष्ट्र बना कि जो हमारा पहले से ही गुस्सा करता था, जो नफरत के बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की बुनियाद खड़ी है। जो हमारा नफरत करता हो, जो हमसे शत्रुता करता हो, उसके मन में कभी भी मैत्री या फ्रेंडशिप ये भाव आ ही नहीं सकता है। दोनों देश का विभाजन होने के बाद हमारे आर्मी के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ब्रिटिशों ने भारत का विभाजन तो किया, भारत को स्वतंत्रता तो दी, लेकिन साथ में डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उन्होंने अडॉप्ट की। वो नहीं चाहते थे कि भारत में अच्छा माहौल रहे, भारत का अच्छा भविष्य बने, और इसीलिए उन्होंने पहले से लेकर आज तक पाकिस्तान का साथ दिया। यदि आप थोड़ा डिटेल में जाओगे, हर युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को साथ दिया है। हमें यह पता है दोनों भी हमारे कंट्री के दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान के हमसे ज्यादा दोस्त हैं। इसका मतलब है हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
1947 में जो हमने पहली लड़ाई लड़ी कश्मीर आजादी की, उस समय हमारे पास वेपन्स कम थे, एमिनिशंस कम था, लेकिन हौसला था। कहा जाता है जिनके पास हौसला है, टारगेट के ऊपर अटैक करने की ताकत हो, वो फौज कभी पराभूत नहीं होती। आजाद कश्मीर का उनका जो सपना था वो हमारे इंडियन आर्मी ने चूर चूर बना दिया। उसके बाद 1962 को चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई बोल के हमारे ऊपर अटैक किया था। वी वर नॉट अवेयर, हम लोग अलर्ट नहीं थे, कि हमको यही लगा था कि चाइना हमारा मित्र है, चाइना हमारा भाई है, लेकिन भाई भाई का नाता बता बता के चाइना ने हमारे ऊपर खंजिर खोपा था। जहां पे यह लड़ाई हुई थी उस युद्ध क्षेत्र को मैंने भेंट दी हुई है, तवांग का एरिया है, कभी आप गए तो आप जाइए। अरुणाचल प्रदेश में और आसाम के बीच यह तवांग नाम का प्रांत है, वहां से इंडिया चाइना बॉर्डर दिखती है। वहां पे हमारे जो सैनिक जो रहते हैं, किसी भी समय जितनी सुविधा चाइना ने दी हुई है उतनी सुविधा इंडिया ने नहीं दी हुई है। अत्यंत विपरीत परिस्थिति में हमारे सैनिक वहां पे काम करते हैं, अत्यंत विपरीत परिस्थिति। और चाइना की उनके लश्करी हद तक उनकी गाड़ी जाती है, हमारी गाड़ी नहीं जाती थी, अभी भी जाना शुरू हो गया है 10 साल में। और 1962 में जब हम लोग अलर्ट नहीं थे, हम सावधान नहीं थे, उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, लेकिन हमारे जो जाबाज सैनिक थे उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। हम ये नहीं कहेंगे कि उस लड़ाई में भारत का पराभव हुआ, इंडियन आर्मी कभी पराभव मानती ही नहीं है। यह है हमारी भारतीय सेना की बहादुरी, शौर्य, पराक्रम। 1962 में उन्हें लगा कि चीन ने भारत की कमर तोड़ी हुई है, और इसीलिए 1965 का प्लान बना, जिस 1965 के लिए चाइना ने उन्हें मदद की थी, ब्रिटेन ने उन्हें मदद की थी और अमेरिका ने मदद की थी। आप लोग समझ सकते हो कि जिस राष्ट्र के पीछे 3-3 विदेश की ताकत है, उनका हौसला कितना होगा। हमारी परंपरा यह है कि हमने कभी दूसरे देश के ऊपर कभी अटैक नहीं किया, हमारी संस्कृति ऐसी है। लेकिन यदि किसने हमारे ऊपर अटैक यदि किया तो हमने उसको छोड़ा भी नहीं है। 1965 को अचानक उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, युद्ध सौंपा, और युद्ध सौंपने के बाद लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ऐसा अंदाज वर्तित किया जा रहा था कि हो सकता है भारतीय सेना का पराभव होगा, लेकिन उस लड़ाई में हमारा पराभव नहीं हुआ, बल्कि हमारे जाबाज कमांडोज ने, जाबाज सैनिकों ने लाहौर तक झंडा फहराया। बेशक हमारे बहुत सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त होना, यह सैनिक अपना खुद का धर्म मानते हैं, वीरता मानते हैं। 1965 का जो इंसिडेंट हुआ, उससे भारत को बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि 62 के बाद इमीडिएट 3 साल के बाद पाकिस्तान ने फिर से प्लान बनाया। अमेरिका ने अपने जो वेपन्स हैं, फाइटर जहाज जो है, वो उन्होंने भेजे, और उन्होंने 1970 से लेकर शुरुआत की बंगाल के उपसागर में। उनका जो पनडुब्बी जो थी उसका नाम था गाजी। आप लोगों ने शायद आलिया भट्ट की जो फिल्म थी राजी, उसमें देखा होगा। उस युद्ध की जानकारी यदि किसने हमको दी होगी तो वो दी थी राजी फिल्म में जो गुप्तहेर दिखाई हुई है, उसका नाम अननोन है। उस गुप्तहेर ने हमें बताया था कि पाकिस्तान के ऐसे ऐसे प्लान हैं। अमेरिका ने मदद की थी,
ब्रिटेन ने मदद की थी और उनके जहाज वहां से निकल चुके थे। हमारा जो फाइटर जहाज था उसका नाम था विक्रांत। विक्रांत को नष्ट करना, इंडिया की जो नेवी जो डॉकयार्ड है उसको खत्म करना और भारतीय सेना का जो मनोबल है वो डाउन करना। योगायोग से हुआ ऐसे कि पूर्व बंगाल में जो पहले पूर्व पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और हबीबुर रहमान जो पूर्व पाकिस्तान के थे वो सबसे ज्यादा मतों से चुन के आए थे। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, वो नहीं चाहता था कि पूर्व पाकिस्तान का लीडर ये देश का प्रमुख बने और इसीलिए पश्चिम पाकिस्तान के जो नेता थे उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनके ऊपर अनेक आरोप लगाए गए, उनको अरेस्ट किया गया। उनका कहना था बंगाली ये जो भाषा है ये बंगाली भाषा भारतीय है, इसलिए आप बंगाली भाषा त्याग करें और आप उसकी जगह उर्दू या हिंदी भाषा में आप लोग संवाद करें या मातृभाषा माने। लेकिन पूर्व पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा बंगाली भाषा हमारी मां है, हम हमारी मां को नहीं छोड़ सकते। और वहां से उनके इसमें फ्रैक्शन शुरू हुए। इतना हुआ कि उन्होंने अपनी आर्मी भी डेप्यूट कर दी। नियरली 1.5 लाख सैनिक उन्होंने भेज दिए। हमको सब कार्रवाई का पता चलता था, लेकिन हम किसी देश के मामले में हमने कभी भी बीच में हम लोग कभी नहीं गए, क्योंकि हमारी परंपरा थी। जाने आने का रास्ता हमारे भारत भूमि से ही था, क्योंकि सभी लोग एयर से तो जा नहीं सकते थे उतनी तादाद में। या तो जहाज से जाएंगे या तो भूमि का सहारा लेकर जाना पड़ेगा। 1.5 लाख सैनिकों को उन्होंने डिप्यूट किया पूर्व पाकिस्तान में और लोगों के ऊपर अगणित उन्होंने जुल्म किया, अत्याचार किया। उसकी हद इतनी बढ़ गई थी कि बांग्लादेश के लोग, पूर्व पाकिस्तान के लोग अपना देश छोड़ के भारत में आ रहे थे। बहुत सारे लोग शरणार्थी के रूप में इंडिया में आए। हमने उनको सहारा दिया, क्योंकि हमारी भूमि की महानता इसमें ही है। हमने सबको सहारा दिया, सबको अपना समझा, लेकिन हमको किसी ने अपना नहीं समझा। इतनी तादाद में लोग आने लगे कि हम सबको सहारा देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। और इसीलिए जब उन्होंने हमें मदद मांगी तो हमने मदद दी। मुक्ति वाहिनी के रूप में हमने उनको ट्रेन किया और ट्रेन करके पूर्व पाकिस्तानी मींस बंगाली जो लोग हैं पाकिस्तान के साथ उन्होंने लुभा लिया। जब उन्हें यह पता चला कि भारत इनके पीछे है तो उन्होंने अचानक हमारे ऊपर हमला कर दिया था 3 दिसंबर 1771 को। जब तक उनका हमला नहीं हुआ था हमने कोई जवाब नहीं दिया था, हमने ना उनके साथ कोई लोहा भी लिया था। अचानक हमारे 5-6 जो एयर स्टेशन थे उन्होंने उड़ा दिए। वी वर नॉट अलर्ट। और हमारी सबसे ज्यादा जो फौज थी वो पूर्व पाकिस्तान में तैनात थी। और इसीलिए पश्चिम पाकिस्तान में आज की जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहां पे हमारी जो सेना की संख्या थी वो कम तादाद में थी। उसी का उन्होंने फायदा लिया और एक ही समय 2 सीमा के ऊपर हमें लड़ाई लड़नी पड़ी। उसमें उन्हें हेल्प करने के लिए अमेरिका भी आई। अमेरिका ने अपना जहाज भेजा, ब्रिटेन ने अपना जहाज भेजा। हमें हर समय यदि किस देश ने भी मदद की होगी तो हमें सोवियत रशिया ने मदद की। सोवियत रशिया ने अमेरिका को धमकी दी, आप आपका जो जहाज है युद्ध नौका वापस ले जाए या तो हम उसको उड़ा देंगे। भारत और पाकिस्तान का जो मामला है आपस में वो लोग तय करेंगे, आप इसमें ना पड़े। रशिया की जो धमकी है उन्होंने सीरियस ली। लेकिन जो पनडुब्बी जो उनकी जो थी उस पनडुब्बी का
पूरा पूरा मकसद था हमारा जो बंगाल का जो किनार पट्टी थी उसको उड़ा दिया जाए, हमारी जो नेवी की जो ताकत थी वो खत्म कर दी जाए। उसने पाकिस्तानी अफसर के घर में ही रह के हमें पूरी की पूरी खुफिया इंफॉर्मेशन दी थी और हमें पता चला कि उनकी जो पनडुब्बी है वो अंदर है और हमें उन्होंने टारगेट किया हुआ है। उसको नष्ट करना बहुत जरूरी था और हमारे जाबाज नौदल के जो अधिकारी थे, नौदल की जो सेना थी, उन्होंने उस पनडुब्बी को डुबाया। रशिया के धमकी से ये वापस गए और हमने दोनों सीमा के ऊपर उनके साथ लोहा लिया। ऐसा लोहा लिया कि उस समय ऐसा समय था, हो सकता था इंडियन आर्मी का शायद पराभव हो, लेकिन जहां पे ताकतवर सैनिक थे जिनका मनोबल बिल्कुल अचिंत्य था, उन सैनिकों को कोई हरा नहीं सकते। एक मराठी में कविता है, उस मराठी कवि कहता है, व्हा पुढे आम्हा धनाची बाजी सांगती, वीर हो कुठा कडाडता नौगती, विजय घोष दुमदुमे पुन्हा दिगंतरी, पूर्वजा परी आम्ही अजिंक्य सत्वरी, घेऊ शिरावरी, झेप वाघा परी, मृत्यू आम्हा पुढे घाबरे। मराठा सैनिक के बोल थे, एक सैनिक के बोल थे। और वो कवि सबसे लास्ट में कहते हैं, मर्द आम्ही मराठे खरे। इस मर्द आम्ही हिंदुस्तान के सैनिक, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, हमारा शरीर क्यों न त्यागना पड़े, हमें बलिदान क्यों न देना पड़े, लेकिन हमने कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाई और हमने उनसे लोहा लिया। जो आपने बॉर्डर फिल्म में देखा है, बॉर्डर फिल्म की जो लड़ाई दी है वो सिर्फ एक कब्जे की लड़ाई है। बैटल ऑफ लोंगोवाला, बैटल ऑफ उसानी वाला। मेरे जो गुरु थे कर्नल सुनील देशपांडे, जिनका काम मैं देखता हूं वर्धा में प्रहार संस्था का, उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे, कमांडो विंग के प्रमुख थे। उन्होंने बैटल ऑफ उसानी वाला लड़ा था, उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल भी भारत सरकार ने दिया था। तो हमारे सैनिक कम होने के बावजूद 150 सैनिकों ने 2000 से लेके 2500 सैनिकों से लोहा लिया था। आपने देखा है बॉर्डर फिल्म में। और हमने उनके टैंक बर्बाद कर दिए थे। केवल बर्बाद ही नहीं किए, तो हम पाकिस्तान में घुसे थे। जब जब पाकिस्तान ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की, तब तक हम उनसे कभी भी पीछे नहीं हटे, बल्कि हमने उनसे निपटा हुआ है। आप सबको पता है कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अपना पांढरा निशान दिखाया था कि हम लोग पराभव स्वीकारते हैं। उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी थे और हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल थे अरोरा, लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा जी ने कहा कि आपको सिग्नेचर करनी पड़ेगी। हमें B-Set को या C-Set को क्वेश्चन आता ही है, और उन्होंने सरेंडर किया। हमने कहा यह सरेंडर अंदर नहीं होगा, केवल सिग्नेचर देके नहीं होगा, आपको सरेंडर पब्लिकली करना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो सरेंडर उनके लिए था, यह सरेंडर उनके लिए बहुत अपमानास्पद था। तैयार नहीं था, नियाज़ी बिल्कुल तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करने के लिए तैयार। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा जी ने कहा नहीं, आपको करना पड़ेगा। मेजर जनरल जेकब थे, उन्होंने कहा नहीं, आपको सबके सामने करना पड़ेगा। उन्होंने एक्सेप्ट किया। सिर्फ हमने आधा घंटा दिया था, आधे घंटे में पाकिस्तान ने सरेंडर किया। आज भी ये जो प्रसंग जो है, ये प्रसंग कभी भी पाकिस्तान भुला नहीं है। और पाकिस्तान समझ गया कि 1947, 62, 65 एंड 71 इस लड़ाई में जाबाज भारतीयों से कोई लोहा नहीं ले सकता। अनमैच है। 71 की जो लड़ाई है, दुनिया में अनमैच है। बहुत सारे जनरल ने भारतीय युद्ध कला का विवरण बहुत प्रशंसनीय किए हुए हैं, और इसीलिए फिर उन्होंने सोचा
कि भारत से यदि लोहा लेना है, भारत का यदि मुकाबला करना है, तो दहशतवाद फैलाया जाए, आतंकवाद फैलाया जाए, छुपके से कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। आपको पता है कि जो लास्ट 1999 में उन्होंने छुप के कारगिल, द्रास, इस इलाके में जो उन लोगों ने अपनी पकड़ मजबूत की थी, दोनों देश का एक यूरो करार हुआ है कि दिसंबर में दोनों भी सैनिकों ने नीचे आ जाना है, और ऐसा होता था। लेकिन 99 में यह नहीं हुआ। 99 में पर्टिकुलरली हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके साथ पाकिस्तान का डायलॉग हुआ, मैत्री करार हुआ। एक तरफ मैत्री करार हुआ और दूसरी तरफ जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, उन्होंने छुपी कार्रवाई की। जब हम 6000 फीट पे थे, वो 16000 फीट पे थे। जब हम यहां पे प्लस टेम्परेचर में थे, वो माइनस टेम्परेचर में थे। जब हमें पता चला कि ये लोग डटे हुए हैं, क्योंकि जब दुश्मन ऊपर होता है उस समय उनसे मुकाबला करना बहुत कठिन होता है, बल्कि इम्पॉसिबल होता है। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा हुआ है, इम्पॉसिबल इज द वर्ड दैट मेक्स ओनली सोल्जर कैन डिनाई दिस वर्ल्ड, एंड ही सेज आई एम द पर्सन हु कैन मेक इट पॉसिबल। मैं एक व्यक्ति हूं कि जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा। और हमारी सैनिक पूरी ताकत के साथ उनके साथ उन्होंने लोहा दिया। आपको पता है, टाइगर, द्रास, इन सेक्टर के ऊपर हमारे सैनिकों ने अपना बलिदान जरूर दिया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे गए, कैप्टन विक्रम बत्रा गए, ऐसे अनगिनत सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान की, लेकिन हमने उसके ऊपर अपना झेंडा फहराया। यह है हिंदुस्तान की ताकत, यह है भारतीयों का शौर्य। यह शौर्य अचानक नहीं आया, यह हमारी परंपरा से आया। जिस भूमि में राणा प्रताप, रंजीत सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, ऐसे लोगों के परंपरा इस भूमि को है। पाकिस्तान में कोई परंपरा नहीं है, और हमें हर युद्ध में पराक्रम ही दिखाया हुआ है। और 1999 में हमने दिखा दिया उनको कि इंडियन आर्मी बिल्कुल प्रोफेशनल है, बिल्कुल प्रोफेशनल। यदि उस समय हम लोगों की ऐसी एक पर्टिकुलरली 20-21 जुलाई के दरमियान ऐसी परिस्थिति थी कि हम लोग शायद ये जो जंग थी कारगिल की, शायद हम लोग पराभूत हो सकते थे। लेकिन जो जाबाज कमांडोज थे, उन्होंने कहा वापस नहीं आएंगे, हम बल्कि कम तादाद में है, लेकिन हमारे अंदर का जो जोश है, देशभक्ति की जो प्रेरणा है, वो बहुत बड़ी ताकत में है। सैनिक जब निकलता है तो कहता है, गाय जब मस्ती के तराने, ठंडिया है भरना क्या, अगर मरना ही है तो मर भी लेंगे, मौत से पहले डरना क्या। मौत कभी हमें हरा नहीं सकती, डरा नहीं सकती। ऐसा यदि कोई हुनर भी है तो हमारे इंडियन आर्मी के अंदर है। और उसके बाद फिर उन्होंने प्लान किया, इनके साथ टेररिज्म फैला के हम लोग करेंगे। आपको मुंबई ब्लास्ट भी पता है, आपको पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ था वो भी पता है। जगह जगह पे उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, वो भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। लेकिन उसका जो एक सर्वे आया है, उस सर्वे में मैंने डिटेल से मैं गया। आज तो आप नेट युग के लोग हो, आप भी जा सकते हो। बॉम्बे ब्लास्ट जो हुआ था, बॉम्बे ब्लास्ट के बाद इसकी केस 1.5 साल चली, और उसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन भी थे, ईसाई भी थे। उनकी जो सूची है नेट के ऊपर पड़ी हुई है। इसलिए एक शायर ने कहा कि उन्होंने हमला किया, यहां तक ठीक है, लेकिन उन्हें पासपोर्ट किसने दिया? पासपोर्ट तो पासपोर्ट ऑफिसर ने पास किया। उनको जाली पासपोर्ट किसने इश्यू किया? कौन इश्यू करने वाले थे?
इश्यू करने वाले हमारे ही ऑफिशियल्स थे, हमारे ही भारतीय थे। फिर देश का गद्दार सबसे ज्यादा कौन है? तो देश के गद्दार ऐसे कई लोग हैं जो पैसे के लिए अपना सब कुछ बेच देते हैं। बीइंग एनसीसी कैडेट, बीइंग सिटीजन, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने देश के लिए एक सोल्जर के रूप में हम काम करें। जितनी हमारी इंडियन आर्मी है उतनी हमारी एनसीसी की संख्या है। 15 लाख इंडियन आर्मी है, 15 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं। इस देश के ऊपर यदि ऐसी परिस्थितियां आती है तो हम सभी लोग तैयार रहेंगे। इसलिए हमको जो ट्रेनिंग लेना है सीरियसली लेना है। बाकी जो युवक है उनसे आप अलग हो, आप लोगों को मैं कांग्रेचुलेट करूंगा क्योंकि आप सामान्य युवा नहीं हो, आप यूनिफॉर्म वाले युवा हो। उससे भी ज्यादा आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हो। आज भारतीय सेना को 17,000 सैनिक अधिकारी की कमी है। आप कहोगे कि अधिकारी नहीं मिलेंगे? नहीं मिलते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। यदि 100 वैकेंसी है और 100 में यदि 80 लोगों का चयन होता है, उनको ही लेंगे, 100 कंप्लीट नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं। इसलिए इंडियन आर्मी की बहुत जरूरत है। इंडियन आर्मी को होनहार अफसर्स की जरूरत है। आर्मी डे के उपरोक्त मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग कंबाइंड डिफेंस सर्विस की तैयारी करें, एसएसबी की तैयारी करें। योगायोग से प्रहार संस्था आपके वर्धा में है, जिसका प्रमुख मैं हूं। हमारे प्रहार संस्था में आज तक 307 युवक कमीशन पाया हुआ है। और मकसद ही यह है कि भारतीय सेना में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रेरित करें और शामिल करें बीइंग अफसर्स के रूप में। नागपुर में हमारी एसएसबी की क्लासेस चलती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन भी क्लास होती है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कभी भी आप मुझे मिल सकते हो, क्योंकि हमारा मकसद ही यह है कि हमारे यहाँ के बच्चे ऊपर आए, अफसर बने। आपके यहाँ से जब लकी अली सिलेक्ट हुआ, सबसे ज्यादा आनंद मुझे हुआ था। सर को मैंने बताया था, उसको भी मैंने फोन किया था। लेकिन अभी आप ऐसी परंपरा बनाए, हर साल में अपने जेबी साइड से कम 10 कैडेट्स अफसर बनना चाहिए। पूरे बटालियन में हम दिखा देंगे कि वर्धा के भी कैडेट कहीं पर भी कम नहीं है। तो ये कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, क्योंकि सीसट हमारे हाथ में है। और सीसट वालों का चयन होता ही होता है, चाहे ओटीए में हो या आईएमए में हो या एनसीसी एंट्री में हो या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में हो। मैं समझता हूं मेरे सामने जितने भी कैडेट्स बैठे हैं, सबने यदि मिशन यदि बनाया, अपना एम यदि बनाया, तो आने वाले दिनों में 21 महाराष्ट्र बटालियन से हर साल 10 अफसर हमारा ये कॉलेज देगा। ये करना पड़ेगा। विचार करना, उसके ऊपर अमल करना, इसमें बहुत फर्क होता है। तो हमसे विचार नहीं करेंगे तो हमने उसके ऊपर अमल भी करना है। मुझे आपने यहां पर बुलाया, जिंदगी में मैंने यही सोचा था कि मैं एक सैनिक बनूंगा, और मैं अभी सैनिक के रूप में ही काम करता हूं। मैं खुद को सैनिक ही मानता हूं। जिस दिन इस भारत का हर नागरिक खुद को सिपाही मानेगा, सैनिक मानेगा, किसी की ताकत नहीं होगी हमारे देश के ऊपर तिरछी नजर डाली जाए। इजराइल में जैसे सैनिकीकरण हुआ, ऐसे हमारे भारत में भी सैनिकीकरण की जरूरत है। प्रहार संस्था की यही आशा है, यही ध्येय है। आप सभी लोग इसके ऊपर अमल करेंगे, देश के लिए आप कुछ तो भी करोगे। देश के लिए जीना ये सबसे अच्छा जीना होता है। हम इस परंपरा के एक भाग बने। और सबसे लास्ट मैं बताना चाहता हूं, जिंदगी में भी आए हो तो ऐसा काम किया जाए कि मरने के बाद भी लोग शमशान तक जुड़ने आ जाए, शमशान तक जुड़ने आ जाए। जय हिंद, धन्यवाद।